नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 20 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे मैंने एक टेलीग्राम चैनल की लिंक रखी हुई है। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपको वहां डेली करंट अफेयर के पीडीएफ मिलते रहेंगे। एक और बात आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो के एंड में हम कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इन टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना और एमसीक्यूज के आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपको पता है कि जब तक आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते तब तक आपकी प्रिपरेशन अधूरी है। तो अपने एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिखिए, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग सीरियसली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत करें। तो जो हमें 20 मार्च 2024 का पहला करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है गल्फ ऑफ टोंकिन को लेके, और इसका सिलेबस तो पक्का आपको पता है ज्योग्राफी में ही जाएगा, क्योंकि गल्फ की बात की गई है। तो ये करंट अफेयर को स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं कि अगर आपको ये पता नहीं होगा कि गल्फ क्या है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। गल्फ क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। गल्फ जो होता है वो इस तरह का एक एरिया होता है, इस तरह का एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये एक डीप सी इनलेट है। यहाँ पे एक सी का इनलेट है और इसको देखोगे तो ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय लैंड होता है। तो जो ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय लैंड होता है और एक नैरो माउथ होता है, जिसको ये नैरो माउथ है और ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय लैंड है, तो ऐसे एरिया को गल्फ कहते हैं। तो ये गल्फ है, जैसे इंडिया में गल्फ ऑफ खंबात है, गल्फ ऑफ मन्नार है, तो उसी तरह से ये गल्फ ऑफ टोंकिन है। अब हुआ क्या है, वियतनाम जो उन्होंने चाइना को कहा है टू रेस्पेक्ट गल्फ ऑफ टोंकिन डिलिमिटेशन एग्रीमेंट। तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था और चाइना ने वियतनाम को चाइना ने कहा है कि आप वो जो एग्रीमेंट डिलिमिटेशन एग्रीमेंट हुआ था गल्फ ऑफ टोंकिन को लेके, उसको कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट कीजिए, उसको तोड़िए मत। तो ये जो गल्फ ऑफ टोंकिन डिलिमिटेशन एग्रीमेंट है, इसको साइन किया गया क्या 2000 में साइन किया गया था। और उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ बॉर्डर्स डिसाइड की गई थी कि टेरिटोरियल सीज की या फिर इकोनॉमिक जोन्स कौन से हैं किसके, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स किसके हैं। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ टोंकिन में ये सब चीज़ें डिसाइड की गई थी कि कौन सा एरिया किसका आता है, पहले वियतनाम और चाइना के बीच में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चाइना भी यहाँ पे है, वियतनाम भी यहाँ पे है। तो ये दोनों भी कहीं ना कहीं इसको लेके बहुत ज़्यादा अवेयर थे, क्योंकि ये इनके लिए बहुत फायदेमंद था हर चीज़ को लेके, ट्रेडिंग और सब चीज़ को लेके। तो इन्होंने पहले एग्रीमेंट किया था कि भाई देखो कि इतना एरिया हमारा, इतना एरिया आपका। बट चाइना जो है ये डिलिमिटेशन एग्रीमेंट को कहीं ना कहीं फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसा वियतनाम का कहना है। इसलिए गल्फ ऑफ टोंकिन जो है ये न्यूज में आ गया। अब गल्फ ऑफ टोंकिन की आप लोकेशन देख लिए हैं, यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ टोंकिन देखने मिल रहा है। तो गल्फ ऑफ टोंकिन की अगर बात करें तो गल्फ ऑफ टोंकिन हिस्टोरिकली एक कोऑपरेटिव रिलेशन बनाता है वियतनाम और चाइना के बीच में। बट यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक फ्रेश सी डिस्प्यूट शुरू हो गया है चाइना के यूनिलैटरल एक्सपांशन ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्री को लेके, क्योंकि चाइना जो है वो अपना एक्सपांशन यहाँ भी दिखा रहा है। चाइना ये सोच रहा है कि इस पे मैं अभी कब्जा जमा लेता हूँ, और वियतनाम यही कह रहा है कि देखो पहले भी हमारे बीच में इसको लेके एग्रीमेंट हुआ था कि हमको अब अपने एरिया में ही रहना है, तो आप हमारे एरिया में घुसने की कोशिश मत कीजिए। तो गल्फ ऑफ टोंकिन जो ये गल्फ है जो लोकेटेड है नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन में, साउथ चाइना सी जो है इसके नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन में जो लोकेटेड है वो है गल्फ ऑफ टोंकिन। और ये कोस्ट ऑफ टोंकिन जो है, यानी हम कहेंगे नॉर्दर्न वियतनाम और साउथ चाइना, यहाँ पे आपको ये देखने मिलता है, इन दोनों के बीच में है। यहाँ पे आपको जो गल्फ ऑफ टोंकिन है ये देखने मिलता है। तो नॉर्दर्न वियतनाम और साउथ चाइना सी के बीच में गल्फ ऑफ टोंकिन। तो यहाँ पे एक वाइटल वाटरवे है जो कनेक्ट कर रहा है साउथ सी को और बीबू जो गल्फ है उसको, जिसको गल्फ ऑफ टोंकिन कहा जाता है वियतनाम में। तो इन दोनों को ये कनेक्ट करता है कहीं ना कहीं। तो हम कहेंगे कि ये बहुत काम की एक चीज़ है जो बहुत सारे एरियाज को कनेक्ट कर रहा है गल्फ ऑफ टोंकिन। इसलिए सबको गल्फ ऑफ टोंकिन की जरूरत है, वियतनाम हो या चाइना हो। तो इसीलिए ये डिस्प्यूट चल रहा है। तो गल्फ ऑफ टोंकिन की लोकेशन अच्छे से याद रखिएगा, बॉर्डरिंग जो कंट्रीज है वो याद रखेगा, ओशन कौन सा है ये याद रखेगा। इस पे कोई भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपके प्री में। तो गल्फ ऑफ टोंकिन इस तरह से न्यूज में रहा, और इसका जो सोर्स था वो था टाइम्स ऑफ इंडिया। अब जो हमें दूसरी न्यूज मिल रही है वो बहुत ही खतरनाक है हमारे एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि राइजिंग सी सरफेस टेम्परेचर को लेके, यानी सी सरफेस टेम्परेचर जो है ये बढ़ रहा है और इसका सिलेबस जाता है एनवायरमेंट में। एवरेज ग्लोबल सी सरफेस टेम्परेचर एसएसटी जिसे कहते हैं, उसकी अगर बात करें तो इसका मतलब है टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट द ओशन सरफेस, यानी वाटर का जो टेम्परेचर है ओशन सरफेस पे वो फरवरी 2024 में 21.06 डिग्री सेल्सियस देखा गया। ये अब तक का हाईएस्ट है अब तक के डेटा सेट में। अगर 1979 से बात करें तो प्रीवियस रिकॉर्ड बना था 20.98 डिग्री तक पहुंचा था ये, और ये पहुंचा था अगस्त 2023 में। बट अब आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब ये इतना ज़्यादा ओशन जो है वो वार्म क्यों हो रहे हैं, ये हमें सबसे पहले रीज़न देखना होगा। तो वाई आर द ओशंस गेटिंग वार्मर।
तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण इंडस्ट्रीज बनी, और इंडस्ट्रीज बनने के कारण आपको पता है कि इंडस्ट्रीज से क्या होता है, 19th सेंचुरी में जब से इंडस्ट्री बनी तब से इंडस्ट्री से हम काफी ग्रीन हाउस गैसेस जो है उनका इमिशन कर रहे हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड। ये कुछ ग्रीन हाउस गैसेस है जो हम एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं इस इंडस्ट्रीज के द्वारा। अब ये जब एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं तो इनके ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है इनमें कैपेसिटी होती है, जब भी सनलाइट नीचे आते हैं तो ये हमारी जो अर्थ होती है इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, बट ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है इनमें कैपेसिटी है कि ये इसको एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं हीट को, ये हीट को ट्रैप करते हैं। अब ये जब हीट को ट्रैप करेंगे तो जितने ज़्यादा इनकी ग्रीन हाउस गैसेस की जो हम कहेंगे क्वांटिटी वो बढ़ती जाएगी, उतनी ज़्यादा हीट जो है वो ट्रैप होती जाएगी, और उस कारण जो गर्मी है वो बढ़ती जाएगी। तो एसेंशियली ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर एंड कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोब जो है वो वार्म तो होगा ही, टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा बढ़ते तो जाएगा, इस कारण एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो होता है वो एटलीस्ट 1.2 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ा है। कौन से कंपैरिजन में, तो जब इंडस्ट्रीज नहीं थे उससे, उस इरा से, उस एरिया से, सॉरी उस पीरियड से अगर आप कंपेयर करो तो आपको ये दिखेगा कि इंडस्ट्रीज आने के बाद से 1.2 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है टेम्परेचर में, जो कि बहुत खतरनाक चीज है हमारे लिए। तो ऑलमोस्ट 90% जो एक्स्ट्रा हीट ट्रैप हो रही है ग्रीन हाउस गैसेस के चलते, इसको एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, इसको ओशन एब्जॉर्ब कर रहा है, और इसको कहीं ना कहीं पानी को वार्म करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 10 साल में या एक डिकेड में काफी गर्म होते जाता है ये ओशन, क्योंकि पानी जो होता है वो हीट को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर और ये गर्म होने लगता है। तो बाकी फैक्टर, तो पहला फैक्टर तो आपको पता चल गया कि ग्रीन हाउस गैसेस है। बाकी फैक्टर्स की अगर बात करें तो वैसे काफी सारे हैं फैक्टर जो कि ओशन का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जैसे कि एलनीनो। एलनीनो एक वेदर पैटर्न होता है जिससे वार्मिंग होती है सरफेस वाटर की, यानी वेदर चेंज होने से, अब ज्यादा गर्म होने से क्या होगा कि हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो सरफेस वाटर है उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, अगर वेदर चेंज होते जाएगा, वेदर अगर वार्म होते जाएगा, तो एल नीनो के कारण ये होता है। तो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में आपको ये देखने मिलता है, और इस कारण ओशन वार्मिंग भी होती है और ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर भी बढ़ता है। उसी के अलावा डस्ट के बारे में भी आपको बता दूं कि सहारा डेजर्ट, आपको पता है सहारा डेजर्ट में जब भी हवा बहती है तो उसके साथ डस्ट बहती है, यानी रेत की या फिर वहां की जो धूल है वो बहती है। ये जो डस्ट होती है ये हवा के साथ जब बहती है तो वो एक बहुत बड़ा जाइंट अम्ब्रेला ऑफ शेड बनाती है। अब ये अम्ब्रेला ऑफ जब शेड बनाती है ये बहुत बड़ा, तो इसके कारण धूप जो है वो नीचे नहीं आ पाती है, गर्मी नीचे कम आती है। बट इस बार अगर देखा गया तो एवरेज विंड जो होती है ये भी काफी कम दिखी, कम स्पीड में दिखी या कम बहती हुई दिखी, इस कारण जो डस्ट है उसकी अम्ब्रेला नहीं बन पाई। तो ये शेड नहीं बना पाई ये अम्ब्रेला, ऐसा समझ जाए कि ये जो धूल है इसका एक बादल बन जाएगा। इस कारण बादल जब बन जाता है तो आपको पता है कि बादल बनने के बाद जो सनरेज होती है वो पूरी तरह से नीचे तक नहीं पहुंच पाते, तो यहाँ पे एक बादल बन जाएगा और बादल बनने के बाद सनरेज नहीं पहुंचेगी। बट ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा बहुत कम हुआ है, इस कारण अटलांटिक ओशन जो है उसकी भी अगर बात करें तो कहेंगे कि अटलांटिक ओशन हो या ओशन का टेम्परेचर हो ये कम होते थे इस शेड के कारण, ये शेड नहीं बढ़ा तो अब टेम्परेचर तो बढ़ ही गया है। तो इस कारण भी ये ओशन के सरफेस टेम्परेचर जो होता है ये बढ़ गया है। उसी के साथ साथ इस कारण हमें क्या टेंशन हो सकते हैं ये भी देख लेते हैं। तो ये इतना टेंशन वाली बात क्यों है, वाई आर सी सरफेस टेम्परेचर कॉज ऑफ वरी। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर ओशन का टेम्परेचर हाई हो गया तो इसको हम लो नहीं कर सकते, यानी ऐसे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है इसके। लो तो हो जाएगा, चलो वो कोई टेंशन नहीं, नेचर अपने आप लो कर देगा, बट जो भी प्रॉब्लम जाएगी उसको हम ठीक नहीं कर पाएंगे आगे। जैसे हमारा मरीन इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, अंदर के जो भी सी में रहने वाले जो भी मरीन जो भी प्लांट्स है या फिर मरीन एनिमल्स है ये सब को बहुत ज्यादा तकलीफ जाएगी। अब उनका जो सी का टेम्परेचर वो बढ़ेगा तो प्रॉब्लम तो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि वार्मर ओशन जो होता है उस कारण ओशन स्ट्रेटिफिकेशन होता है। अब आपको ये बता दूं कि ओशन स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। सपोज ये जो है ये ओशन है, ओशन में ऐसी लेयर्स बन जाती है। स्ट्रेटिफिकेशन है सेपरेशन ऑफ ओशन वाटर, एक दो हॉरिजॉन्टल लेयर में, ये एक लेयर और ये एक लेयर। तो यहाँ पे जो ऊपर की लेयर होती है ये ऊपर, अब आपको पता है जो गर्म पानी होगा वो कहीं ना कहीं ऊपर के लेयर में होगा, तो ये ऊपर के लेयर में रह जाता है। तो हम कहेंगे कि नेचुरल सेपरेशन ऑफ ओशन वाटर इनटू हॉरिजॉन्टल लेयर बाय डेंसिटी, तो डेंसिटी जिसकी कम वो ऊपर आ जाएगा। अब ये जो है ये वार्मर वाटर जो है वो ऊपर रहेगा, लाइटर रहेगा, लेस सॉल्टी रहेगा। जी हाँ, सॉल्ट ज्यादा है तो ये तो डेंस हो गया ना ज्यादा, यानी ज्यादा भारी हो गया। तो भारी चीज आपको पता है नीचे होती है और हल्की चीज ऊपर होती है, तो वार्म वाटर हल्का हो जाता है और वो ऊपर पहुंच जाता है। और वही है कि यहाँ न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होता है ऊपर के पानी में और कुछ भी नहीं होता है। नीचे का जो पानी होता है ये नीचे की लेयर ये कोल्ड होती है, सॉल्ट यहाँ पे ज्यादा होता है, न्यूट्रिएंट्स अच्छे होते हैं। और यूजुअली ओशन इकोसिस्टम जो होता है उसके करंट्स, विंड्स या फिर टाइड्स की बात करें तो ये इन दोनों लेयर्स को मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने
करने के कारण ये चीजें अच्छी होने लगती है। जब ये दोनों मिक्स होंगे तभी तो पूरे पानी का एक टेम्परेचर अच्छा रहेगा ना, नहीं तो ऊपर की लेयर गर्म होती जाएगी, नीचे की लेयर ठंडी होती जाएगी, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो सिर्फ नीचे रहेंगे, ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये ओशन करंट्स बहते हैं या फिर विंड बहती है या फिर टाइड्स आती है, ये दोनों लेयर को मिक्स कर जाती है। बट क्या हुआ कि टेम्परेचर जितना बढ़ते गया उस कारण ये वाटर की लेयर जो होती है ये मिक्स नहीं हो पा रही एक दूसरे से, और इस कारण ओशन जो होते हैं वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऊपर वार्म लेयर, वार्म ओशन की लेयर बनी हुई है और नीचे कोल्ड वाटर के, तो ऊपर वार्म लेयर की बनने के कारण अब कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है ओशन में। इस कारण कार्बन डाइऑक्साइड भी पहले ओशन जो एब्जॉर्ब करता था वो नहीं कर पा रहा, और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा पानी को तो हम कहेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट ये अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। बट ऐसा कुछ जब होगा नहीं तो क्या होगा कि ये लोग खाना नहीं बना पाएंगे, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, और ओशन जो एब्जॉर्ब करेंगे वो अच्छे से मिक्स भी नहीं करेगा, यानी हम कहेंगे ऑक्सीजन भी जो एब्जॉर्ब हो रहा वो भी अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन ऊपर ही ऊपर रह जाएगा। अब नीचे तक ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं, इसलिए नीचे की मरीन लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएगी, प्लांट्स तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ऊपर और ऑक्सीजन ना मिलने के कारण अंदर जो एनिमल्स रह रहे हैं, जो भी हम कहेंगे जो भी शार्क है, जो भी मछलियां है, फिश है, ये सब भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये सब प्रॉब्लम जा रहे हैं, और न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो भी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे नीचे तक, क्योंकि न्यूट्रिएंट जो हम कहेंगे नीचे जो है वो भी अब ट्रैवल नहीं कर पाएंगे ऊपर तक, क्योंकि पूरे न्यूट्रिएंट्स नीचे के लेयर में गए जैसे मैंने आपको बताया। इस कारण फाइटोप्लैंक्टन जो है इनको भी प्रॉब्लम जाएगा, यानी सिंगल सेल जो प्लांट्स है इनको भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि प्लांट्स तो थोड़ा ऊपर के सरफेस में रहेंगे ना, ओशन के ऊपर के लेयर में। क्यों? क्योंकि प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत होती है, तो ये सब चीजें होगी, इस कारण हम कहेंगे कि खाना अच्छे से नहीं मिलेगा, किसी को भी फूड वेब डिस्टर्ब हो जाएगा, ऐसे प्रॉब्लम्स यहाँ पे जा सकते हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो भी फाइटोप्लैंक्टन्स हैं इनको जू प्लैंक्टन्स खाते हैं, और जो भी ये जू प्लैंक्टन्स है यानी छोटे मोटे जो ऑर्गेनिजम्स है वो इन प्लांट्स को खाते हैं, और इनको फिर बड़े एनिमल्स खाते हैं, क्रैब्स, फिश, सी स्टार्स और ये सब। तो एक ना आने के कारण, फाइटोप्लैंक्टन्स नहीं आने के कारण जू प्लैंक्टन्स अफेक्ट हो जाएंगे, उस कारण आगे जाके बाकी मरीन एनिमल्स अफेक्ट हो जाएंगे, इस कारण बहुत सारे प्रॉब्लम जा सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम जाने के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि वार्मर ओशंस जो होते हैं, वार्मर ओशन जो होता है उस कारण मरीन हीट वेव्स भी आएगी। मरीन हीट वेव आती है क्योंकि हीट वेव बहेगी, अब ये गर्म होगा तो इसके ऊपर से हीट वेव तो बहेगी, तो हम कहेंगे कि जो सरफेस टेम्परेचर है पर्टिकुलर रीजन का ऑफ द सी वो राइज हो जाएगा 3 to 4 डिग्री सेल्सियस पे अबव एवरेज टेम्परेचर एटलीस्ट 5 डेज तक, तो फिर एक हीट वेव बहना शुरू हो जाती है ओशन के ऊपर से। तो ये भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, और मरीन हीट वेव जो होती है उस कारण कोरल ब्लीचिंग होती है। अब आपको पता है ओशन में कोरल रिफ होते हैं, कोरल रिफ जो होती है उसमें एक्सेस अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो ये जो कोरल्स होते हैं ना इनमें ब्लीचिंग होने लगती है, यानी वाइट होने लगते हैं, ये इफेक्ट होने लगते हैं, इनकी रिप्रोडक्टिविटी कम होने लगती है, ये मरने लगते हैं। तो ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम है, ये काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है इन कोरल्स के लिए। तो कोरल जो होते हैं ना वो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो प्लांट में जो एक तरह से ओशन में होते हैं, ये कहीं ना कहीं इनमें ब्लीचिंग होती है, तो इस कारण काफ़ी सारे एक्वाटिक एनिमल पे भी इम्पैक्ट होगा। इस तरह से ये वो माइग्रेट होने लगेंगे, यहाँ से वहाँ जाने लगेंगे, और हायर ओशन टेम्परेचर जो होता है इस कारण बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स आएंगे, जैसे कि हरिकेन, साइक्लोन्स ये आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कहीं पे भी टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है, और आजू बाजू हाई प्रेशर होता है, और जो विंड होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बहती है, और जब ये विंड ऐसी बहने शुरू होगी तो यहाँ पे ये पूरी विंड यहाँ सर्कुलेट होने लगेगी लो प्रेशर में। ये साइक्लोन का एक कंसेप्ट है जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, अभी तो मैं आपको ऊपर ऊपर ही बता रहा हूँ, ज्योग्राफी में बाद में आप साइक्लोन का कंसेप्ट पढ़ते ही है। तो ये जितनी भी चीजें हैं इस कारण हम कहेंगे कि स्टॉर्म्स आएंगे, साइक्लोन्स आएंगे, और वार्मर टेम्परेचर जो होगा इस कारण इवापोरेशन जो होगा वो भी काफी फास्ट होने लगेगा, यानी हीट जो होगी वो ट्रांसफर होगी ओशन से एयर में, और स्टॉर्म जब ट्रैवल करेंगे हॉट ओशन से तो वो काफी सारे वाटर वेपर और हीट को अपने साथ लेके जाएंगे ऊपर। वो जो है ना, अब देखो यहाँ पे सी पे अब सपोज इवापोरेशन काफी अच्छा हो रहा है क्योंकि हीट बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे स्टॉर्म्स आ रहे हैं, यहाँ से कोई विंड बहते हुए आ रहे हैं, आंधी बहते हो रहे हैं, तो ये पूरी हीट को लेके जाएंगे इधर उधर, इस कारण बहुत हेवी रेनफॉल होगा। इवापोरेशन हो रहा है, अब यहाँ पे ये पूरे इवापोरेट हुए चीजें बादलों की तरह बहेंगे, और कहीं पे तो भी जाके फिर वो कंडेंसेशन के कारण बारिश गिराएगा, और यहाँ पे बहुत हेवी रेनफॉल होने लगेगी, और हेवी रेनफॉल होने के कारण नदी जो है उनको ज्यादा पानी मिलेगा, और नदी को ज्यादा पानी मिलने के कारण क्या हो जाएगा, तो फ्लडिंग हो जाएगी। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, इसीलिए हमें इससे बच के रहना होगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है जिसको हम कहते हैं राइजिंग सी टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर। तो इसका जो सोर्स था ये था इंडियन एक्सप्रेस।
उसके बाद जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को लेके, आईपीईएफ को लेके, और इसका जो सिलेबस जाता है वो करंट इवेंट्स में जाता है। इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो ज्वाइन करेगी एटलीस्ट एक तो भी कोऑपरेटिव वर्क, यानी आपको बता दूं कि 4 कोऑपरेटिव वर्क चल रहे हैं, प्रोग्राम्स चल रहे हैं लास्ट वीक में, और किसके चल रहे हैं वो भी बताता हूं। इनमें से एटलीस्ट एक प्रोग्राम को तो भी इंडिया ज्वाइन करना चाहती है, जो कि क्लीन एनर्जी पिलर को लेके प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ये प्रोग्राम किसके है, कौन चला रहा है, तो यूएस का, जो यूएस की जो एक तरह से हम कहेंगे एक फ्रेमवर्क है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो यूएसए ने बनाया है, उसके अंडर ये प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, और ये जो प्रोग्राम होगा इसमें इंडिया ज्वाइन करेगा ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इसीलिए है कि फैसिलिटेटिंग या प्रमोटिंग कार्बन मार्केट एक्टिविटीज, तो कार्बन को लेके है, ये कार्बन की जो भी चीज़ है उसको लेके है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके है, तो ये चीज़ों में इंडिया कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करने वाला है। तो क्लीन एनर्जी की तरफ ये जाते हुए दिख रहा है हमें फ्रेमवर्क, यानी क्लीन एनर्जी यानी ऐसी एनर्जी जिससे कार्बन के एमिशन कम होंगे, पोल्यूशन कम होंगे, ऐसे एनर्जी के लिए प्रोग्राम्स है। तो बैकग्राउंड में जाते हैं तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी जो है ये इकोनॉमिक इनिशिएटिव है, जिसको लॉन्च किया है यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने, और जो बाइडेन इनको लॉन्च करते हैं 23 मई 2022 को। यहाँ पे जो फ्रेमवर्क थे उसमें 14 पार्टिसिपेटिंग फाउंडिंग मेंबर नेशंस थे, इसमें टोटल 14 मेंबर्स थे जिन्होंने इसको बनाया, और वो इंडो पैसिफिक रीजन के, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के रीजन के ये कंट्रीज है, और ये कहीं ना कहीं ओपन इन्विटेशन है कि बाकी कंट्रीज भी इसको ज्वाइन कर सकती है, ऐसी ओपन इन्विटेशन भी यूएस के तरफ से या बाकी देशों की तरफ से आया है। अब इंडिया इसको ज्वाइन करने वाला है, इसमें से एटलीस्ट एक प्रोग्राम को तो भी इंडिया ज्वाइन करेगा ऐसा इंडिया ने कहा है। तो ये न्यूज़ में आ गया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क होता क्या है ये बता दूं, तो आईपीईएफ जो था इसको लॉन्च किया गया था यूएसए ने और बाकी पार्टनर कंट्रीज ने, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन की है। इंडो पैसिफिक यानी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के रीजन की 23 मई 2022 को ये टोक्यो में इसको लॉन्च किया गया था, टोक्यो करके जगह है वहां पे। तो आपको लिखना है कि टोक्यो ये किस देश में आता है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। आईपीएफ जो है इसके 14 पार्टनर कंट्रीज है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड यूएसए, इतने लोग इसमें थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एंगेजमेंट जो है एक दूसरे के साथ, उसको हम एक स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, स्ट्रांग करना चाहते हैं। इकोनॉमिक यानी जो भी व्यापार चलेगा इन कंट्रीज के बीच में ये अच्छे से चले, कोऑपरेशन के साथ चले, इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो फ्रेमवर्क है ये काम कर रहा है। और ये जो फ्रेमवर्क होता है इसमें आप ये भी देखोगे कि ये एक सबकी ग्रोथ कराएगा, पीस के लिए काम करेगा, यानी एक दूसरे से इनके झगड़े कम कराएगा और प्रॉस्पेरिटी लाएगा इस रीजन में। अच्छा व्यापार होगा तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। तो फ्रेमवर्क जो है वो 4 पिलर पे चलता है। पहला पिलर है ट्रेड यानी व्यापार अच्छा हो, दूसरा है सप्लाई चेन, चीज़ों की सप्लाई जो है वो काफ़ी अच्छे से इजीली होनी चाहिए, तीसरा है क्लीन इकोनॉमी, हमें यहाँ पे क्लीन इकोनॉमी बनानी है, यहाँ पे हमें ज़्यादा ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं कर रही हैं जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो क्लीन एनर्जीज का यूज़ करना है। और चौथा है फेयर इकोनॉमी, तो फेयर ट्रेड करने हैं, फेयर इकोनॉमी बनानी है, सबको मिलजुल के काम करना है। ये सब इनके 4 पिलर जिस पे काम करते हैं। बहुत सारे एनालिस्ट जो कहते हैं वो कहते हैं कि ये एक अटेम्प्ट है यूएस का, वो काउंटर करना चाहता है चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इस रीजन में। आप देख रहे हैं जो कंट्रीज है यहाँ पे चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, यूएसए उसको कम करना चाहता है और खुद का इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, इसीलिए यूएस इस तरह की जो भी फ्रेमवर्क है उसे ला रहा है, ऐसे भी कुछ जो एनालिस्ट है उनका कहना है। और आईपीएफ जो होता है उसका एम यही है कि कुछ कॉमन सेट ऑफ रूल्स बनाना, स्टैंडर्ड्स बनाना इन 4 पिलर्स के लिए, और 4 पिलर्स पे हमेशा अच्छे से काम करना। तो इस तरह से आईपीईएफ जो है ये न्यूज में रहा, इसका जो सोर्स था वो था पीआईबी, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अब अगला जो हमें न्यूज देखने मिल रही है वो है घोस्ट पार्टिकल्स को लेके। यस, घोस्ट पार्टिकल्स। और आपको बिल्कुल डरना नहीं कि आपको घोस्ट पार्टिकल्स नहीं पता है, क्योंकि घोस्ट पार्टिकल्स क्या है ये आपको पता चल जाएगा, बस आपको इस एंड तक इस न्यूज के बने रहना होगा, तब आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले इसका सिलेबस जो जाता है वो साइंस में जाता है, जैसे कि पार्टिकल्स की बात हो रही है। रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स ने डिटेक्ट किए 7 पोटेंशियल घोस्ट पार्टिकल्स जो हमारे प्लानेट में से पास होते हैं। सपोज ये अर्थ है, अर्थ के अंदर से ये पास हो रहे हैं, ये इजीली पास हो जाते हैं और बहुत सारे पास हो रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ये पास हो जाते हैं, ऐसे कैसे पास हो रहे हैं ये भी आपको पता चलेगा। जैसे भूत होते हैं ना, भूत आप किसी भी इंसान के बॉडी में से इजीली पास हो जाते हैं, वैसे ये पार्टिकल्स भी इजीली हमारे प्लानेट के अंदर से पास हो जाते हैं, इसीलिए इसको घोस्ट पार्टिकल्स कहते हैं। बैकग्राउंड अगर देखे गए तो साइंटिस्ट जो होते हैं वो डेटा यूज कर रहे हैं आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी की, जो कि एंटार्क्टिका में बना हुआ है। ऐसा कहा गया है कि फर्स्ट एविडेंस जो होता है वो वहां मिला है, जो कि टाउ न्यूट्रिनोज है,
जिसको घोस्ट पार्टिकल कहा गया है। अब न्यूट्रिनोज क्या है ये भी आपको पता चलेगा, उसके पहले आपको ये बता दूं कि जो घोस्ट पार्टिकल है ये एक निकनेम है न्यूट्रिनोज के लिए, यानी न्यूट्रिनोज का ही एक तरह से ये नाम है घोस्ट पार्टिकल। ये काफी टाइनी सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी एटॉम के अंडर आने वाले ही पार्टिकल है, इसलिए सब एटॉमिक है बट बहुत छोटे होते हैं। और इनको घुस पार्टिकल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं करते, किसी भी चीज के साथ इंटरैक्ट नहीं करते। सोचो ये पूरे प्लानेट से गुजर जाते हैं, फिर भी क्यों गुजर पा रहे हैं, क्यों पास हो पा रहे हैं, कोलाइड नहीं हो रहे किसी भी पार्टिकल के साथ, किसी भी चीज के साथ बीच में, क्योंकि ये इंटरैक्ट नहीं कर रहे किसी से, ये डायरेक्टली पास हो जाते हैं। जैसे आपके अंदर से कोई भूत पास हो गया, ऐसा आपने मूवी में देखा होगा, तो वो बिना इंटरैक्ट किए आपके बॉडी में से आर पार निकल गया, वैसे पार्टिकल्स निकलते हैं। तो ये किसी भी चीज के साथ इंटरैक्ट नहीं करते, इसलिए इनको घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है। अब ये न्यूट्रिनोज के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो न्यूट्रिनोज होते हैं इनके अगर सोर्स की बात करें तो इसके अलग अलग सोर्स है। जैसे कुछ सोर्स नेचुरल है तो कुछ मैनमेड सोर्स है। नेचुरल सोर्स में जैसे कि सन हो सकता है, सन में से न्यूट्रिनोज निकलते रहते हैं। तो न्यूट्रिनोज जो निकलते हैं वो यूनिवर्स में काफी बड़े मात्रा में, और वो हमारे प्लानिट में से पास होते रहते हैं। जब भी स्टार जब भी खत्म हो जाता है तो वो उसमें से भी न्यूट्रिनोज निकलते हैं। तो इस तरह से न्यूट्रिनोज के काफी सारे सोर्सेस और मैनमेड सोर्सेस भी जिसमें से निकलते हैं। फैमिली की बात करें तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स की फैमिली को बिलोंग करते हैं उसको लेप्टॉन्स कहा जाता है। ये याद रखिएगा अच्छे से। 3 मेन लेप्टॉन्स होते हैं, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक म्यूऑन्स होते हैं और एक टाउ पार्टिकल्स होते हैं। तो इसको टाउ पार्टिकल्स में डाला गया है। टाउ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें इसको कंसिडर किया जाता है घोस्ट पार्टिकल को। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो न्यूट्रिनोज जो होते हैं वो काफी सिमिलर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, बट आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। बट अगर न्यूट्रॉनों की बात करें तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है, वो बहुत छोटा है, काफी न्यूट्रल होता है और इजीली पास भी हो जाता है किसी के साथ इंटरेक्ट किए बिना। तो दे आर मोस्ट कॉमन पार्टिकल इन द यूनिवर्स। अप्रोक्सीमेटली 100 ट्रिलियन न्यूट्रॉनॉस जो होते हैं वो पास होते हैं कंप्लीटली हार्मलेसली। आपके बॉडी के अंदर से हर सेकेंड ये पास हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है, बट ये पास हुए जा रहे हैं। जैसे अगर मैं धूल की बात करूँ, मिट्टी की बात करूँ, तो ये आपके बॉडी के अंदर से पास नहीं होगी, आपके बॉडी पे आके रुक जाएगी। तो ये जो न्यूट्रिनोज होते हैं ये आराम से आपके बॉडी में से पास हो जाते हैं। डिटेक्ट कैसे करना ये काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि जब ये किसी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे तो साइंस के किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ में भी ये आएंगे नहीं, क्योंकि उसमें से भी ये पास हो जाएंगे। तो ये कोलाइड ही नहीं कर रहे किसी चीज से, इसीलिए इसको इंटरेक्ट नहीं करने के कारण इसको डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बट न्यूट्रिनोज की बात करें तो इंटरेक्ट करते हैं दो चीजों के साथ, एक है ग्रेविटी और दूसरा है वीक फोर्स। अगर फोर्स वीक रहा तो इस पर इफेक्ट पड़ता है, या ग्रेविटी का भी इस पर इफेक्ट पड़ता है। तो रिसेंट डेवलपमेंट में चाइना जो होता है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट घोस्ट पार्टिकल का डिटेक्टर बना रहा है, जो कि अंडर वाटर टेलीस्कोप होगा साउथ चाइना सी में, और ये डिजाइन किया जा रहा है टू डिटेक्ट न्यूट्रिनोज। ये जो टेलीस्कोप होगा इसका नाम रहेगा ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप ट्राइडेंट। ये ऐसा कहा जाता है कि 7.5 क्यूबिक किलोमीटर्स तक ये काम करेगा, ये जो है टेलीस्कोप वो, और 10,000 टाइम्स ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा। अभी एग्जिस्टिंग जितने अंडर वाटर टेलीस्कोप है उससे काफ़ी 10,000 गुना ज़्यादा ये सेंसिटिव रहेगा, ऐसा भी माना जा रहा है। और ये जो करंट अफेयर था घोस्ट पार्टिकल्स को लेके, इसका सोर्स था फ्रंट लाइन। अब अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं, जो कि रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम को लेके, RBIOS को लेके, और इसका सिलेबस जाता है इकोनॉमी में। तो अभी हुआ क्या है कि रिसेंट रिपोर्ट आई है, नंबर ऑफ कंप्लेंट जो फाइल की गई थी अंडर रिजर्व बैंक ओम्बुड्समैन स्कीम, इसके अंडर काफी सारी कंप्लेंट्स आई थी, ये बढ़ती गई है। ओवर 68% हम देखेंगे तो कंप्लेंट्स है टू 7.03 लाख, इतनी कंप्लेंट्स बढ़ी है 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में, इतनी सारी कंप्लेंट्स बढ़ी है। तो बैकग्राउंड ये है कि कंप्लेंट्स जो होती है ये मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को लेके, लोन एडवांसेस को लेके, यानी जो भी मोबाइल बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग चलती है, लोन को लेके जो भी एडवांसेस है, ATM डेबिट कार्ड को लेके, क्रेडिट कार्ड्स को लेके, पेंशन पेमेंट्स को लेके, रेमिटेंसेस को लेके, पैरा बैंकिंग को लेके, इस तरह की अलग अलग तरह से कंप्लेंट्स देखने मिल रही है। तो ये रिजर्व बैंक की ये इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम है क्या, RBIOS है क्या? रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था 12 नवंबर 2021 को। ये जो स्कीम होती है यहाँ पे 3 अर्स्टवाइल जो ओम्बुड्समैन स्कीम थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उन तीनों को एक किया गया था और इसको एक ही बनाया गया था। बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006 की, ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज 2018 की, ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन, ये तीनों को एक करके एक RBIOS बनाया गया था। RBIOS का एक ही एम है कि कॉस्ट फ्री जो रिड्रेस करना है कंज्यूमर की, जो कस्टमर की कंप्लेंट है उसको, तो वो भी सर्विस की कमतरता को लेके जो भी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कंप्लेंट्स है, उसको सॉल्व करना, ये सब इसका काम था RBIOS का। और इसको रेगुलेट खुद RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो इफ दिस कंप्लेंट्स आर नॉट रिजॉल्व, अगर वो कंप्लेंट पूरी नहीं हुई और कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुए विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज, अगर ये सब नहीं हुआ
तो ये जो स्कीम होती है ये यहाँ पे काम करना शुरू कर देती है, यहाँ पे कुछ एक्शन ली जाती है। यानी अगर आप देखोगे तो 30 दिन के अंदर आपकी जो भी कंप्लेंट्स है वो हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर स्कीम के अंडर आपकी जो भी कंप्लेंट्स है उसको पूरा किया जाएगा। तो स्कीम जो होती है उसमें इंक्लूड किया गया है एडिशनल रेगुलेटेड एंटिटीज जो है, जो रेगुलेशंस चला रहे हैं, जैसे नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, ये भी काम कर रहे हैं जिनकी डिपॉजिट साइज 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर कुछ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो है वो भी इसके साथ काम कर रही है स्कीम में। स्कीम जो होती है वह वन नेशन वन ऑम्बड्समैन, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, यानी कंप्लेंट सॉल्व करने वाला एक और देश भी एक, तो एक ही जगह पूरी कंप्लेंट्स कीजिए और यहाँ पे काम कीजिए। तो यहाँ पे ये भी हमें पता चलता है। तो इसके साइलेंट फीचर्स की अगर बात करें तो सबसे पहला डेफिशिएंसी इन सर्विस, तो ग्राउंड्स फॉर फाइलिंग कंप्लेंट्स आर डिफाइंड एज डेफिशिएंसी इन सर्विस, ये कहा गया है। यानी आपको अगर देखा गया तो जो भी सर्विस में कमतरता है उसको लेके आप यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरा, ये जो स्कीम है इसकी प्रोसेसिंग सेंट्रलाइज्ड है, यानी आप देखोगे तो आरबीआई से ये काम कर रहा है, सेंट्रल बैंक है हमारे यहाँ की आरबीआई। चंडीगढ़ जो होती है ये हैंडल कर रहा है फिजिकल और ईमेल कंप्लेंट्स किसी भी लैंग्वेज में। तो एक तरह से हम कहेंगे कि आरबीआई यहाँ पे काम कर रहा है, यानी सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है पूरी। प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर है, यानी यहाँ पे आप देखोगे तो एक प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर रखा गया है जो कि जनरल मैनेजर इन पब्लिक सेक्टर बैंक में जो होता है या उसकी इक्विवेलेंट पोस्ट का है, जो ये सब चीज़ों के लिए काम कर रहा है। नो राइट टू अपील, यहाँ पे आप अपील नहीं कर सकते। जब भी आपके जो भी हम कहेंगे कंप्लेंट के लिए जो भी फैसला सुनाया गया है उसमें फिर आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। और रेगुलेटेड एंटिटीज कैन नॉट अपील when an award is issued by ombudsman against them for not providing satisfactory or timely information या फिर documents। ये जो एंटिटीज है ना, ये जो भी एंटिटीज, ये कोई अपील नहीं कर सकते हैं ना। जब भी उनके खिलाफ फैसले सुनाए गए, किसी के खिलाफ फैसले सुनाए गए हैं तो वो अपील नहीं कर सकता। लोगों के जो कंप्लेंट्स है सॉल्व करने के लिए किसी भी बैंक के खिलाफ अगर कोई फैसला सुनाया है आरबीआई ने तो वो अपील में नहीं जा सकता है। तो आप अपील कर सकते हो, अगर आप बैंक हो तो नहीं कर सकते, तो आपको ये जो भी फैसला सुनाया गया उस पर काम करना पड़ेगा। एपेलेट अथॉरिटी की बात करें तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है आरबीआई का, ये एपेलेट अथॉरिटी। अगर आप अपील करना चाहते हैं, आपकी कंप्लेंट्स सॉल्व नहीं हुई तो आप यहां अपील कर सकते हैं। तो ये एंटिटीज अपील नहीं कर सकती बट आप अपील कर सकते हो। अगला है फाइलिंग कंप्लेंट, कंप्लेंट्स फाइल की जा सकती है ऑनलाइन भी आरबीआई के वेबसाइट पे जाके। तो ये स्कीम का लाभ उठाइए और अपनी जो भी कंप्लेंट्स है आपके बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को लेके वो आप कंप्लेंट्स कीजिए। रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम आरबीआई आईओएस, ये न्यूज में रहा और इसका जो सोर्स था ये था प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दैट इज पीआईबी। अब बारी है आज के एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। तो पहला जो क्वेश्चन देखने मिल रहा है वो है गल्फ ऑफ टोंकिन्स को लेके। गल्फ ऑफ टोंकिन्स इज अ मैरीटाइम रीजन लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन ऑफ दी ए ब्लैक सी, बी रेड सी, साउथ चाइना सी या फिर डी अरेबियन सी। अपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है विद रेफरेंस टू रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आरबीआई एम्स टू प्रोवाइड कॉस्ट फ्री रिड्रेस of consumer complaints involving deficiency in service on the part of entities regulated by RBI। सेकेंड, आरबीआई गवर्नर जो होता है इट सर्व्स एज अ एपेलेट अथॉरिटी अंडर द स्कीम। विच ऑफ द गिवन अबाउ ऑप्शंस इज और आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। आपको आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी अगर बात करें तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट घोस्ट पार्टिकल्स। तो घोस्ट पार्टिकल्स आर मिनिस्क्यूल subatomic particle that hardly interact with anything. They belong to the family of particles known as leptons. Which of the statement given above is or are not correct? Not correct, याद रखेगा। One only, two only, both one and two, neither one nor two। अब बारी है जो हमने पिछले करंट अफेयर में जो क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर जानने की। 19 मार्च के आंसर्स है क्वेश्चन 1 का बी, क्वेश्चन 2 का सी, क्वेश्चन 3 का डी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहे तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।